हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे करके लोग, जब एग्जाम बिल्कुल नियर आ जाता है तब बुकों की धूल झाड़ी जाती है और फिर कोशिश की जाती है कि इस बार आपका सीआईबी हो जाए। ऐसा हो नहीं पाता। इसीलिए जो लोग भी अभी आ गए हैं उन लोगों से, जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि छोटी छोटी क्लासेस शुरू करिए। कुछ भी चीज समझने की कोशिश करिए धीरे धीरे करके, तभी आपको एग्जाम टाइम में पढ़ने का फायदा मिलेगा। अगर आपने वो टॉपिक्स या वो कॉन्सेप्ट पहले हल्का फुल्का भी पढ़ा हुआ है तो रिवीजन में ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है। 8 जुलाई को हमारा एबीएम का री एग्जाम हो रहा है कुछ सेंटर पे, तो कुछ लोग इस री एग्जाम वाले उसमें अपियर होंगे। तो जो लोग अपियर होंगे वो लोग तो जो भी 2-4 क्लासेस उन्हें मिलती है वो जरूर देखना। कुछ ना कुछ फायदा आपको वहां पर जरूर मिलने वाला है। ठीक है। तो अभी बहुत से लोगों ने कोर्स एनरोल कर लिया, लेकिन अभी स्टार्टिंग वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कहीं घूमने गए। तो शेड्यूल हमारा जो हॉलीडेज का होता है वो 12 बजे से पहले का ही होता है, जिससे आपको कहीं जाना है तो जा भी सकते हैं। और वर्किंग डे में ये नाइट में और मॉर्निंग में होता है। ठीक है। तो जितने भी लोग हैं सभी का स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं एबीएम का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सैम्पलिंग। इंटरेस्टिंग भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, कनेक्टेड भी है। तो इसको पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं। ये जो सैम्पलिंग का टॉपिक है आपका कैसे कनेक्ट होता है दूसरे टॉपिकों से। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करिए, धीरे धीरे करके हैबिट हो जाएगी। और जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम, आप उनसे पूछ सकते हैं, जिन्होंने रेगुलर क्लास ली है उनका एग्जाम निकल जाता है। ठीक है। पेपर एक तो 5 पेपर हो गए हैं, पहले 3 पेपर होते थे। टॉपिकों का काफी एक्सटेंशन होता जा रहा है। जितना देरी करते जाएंगे आप उतना आपको एग्जाम में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो जो हमारा ये ए मॉड्यूल है, एबीएम का जो ए मॉड्यूल है, पहले ये बी मॉड्यूल होता था, अब हो गया ये ए मॉड्यूल। इस ए मॉड्यूल में जो टॉपिक है हमारे, वो बेसिकली मैथमेटिक्स टाइप के टॉपिक है, बिजनेस मैथमेटिक्स। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है उस टॉपिक में इन्होंने बताया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है पहले में ये बताया। ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई। तो उसको अभी मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधे थोड़ा सा एक ऐसा टॉपिक ले रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जैसा जागे। सैम्पलिंग मेथड। और सैम्पलिंग मेथड का जो एक्सटेंशन है आपके बुक में एक टॉपिक है एस्टिमेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैम्पलिंग एस्टिमेशन के बाद पढ़ेंगे कोरिलेशन और रिग्रेशन। कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम टाइम सीरीज। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग। और फिर है सिमुलेशन। और एक टॉपिक हमारा यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक जो है गोविंद सर कराएंगे, जैसे लास्ट टाइम कराया था। और ये जो टॉपिक हैं ये सारे टॉपिक मैं कराऊंगा। इस तरह से देखेंगे तो जो मॉड्यूल ए है आपका, मॉड्यूल ए कंप्लीट होगा। और इसमें से 18-20 मार्क्स आपके श्योर हो सकते हैं। 18 से 20 मार्क्स श्योर हो सकते हैं, क्योंकि 25 मार्क्स का राउंड आता है। 2-4 क्वेश्चन नहीं भी होंगे तो 18 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग कनेक्टेड होगा एस्टिमेशन से। ठीक है। तो सैम्पलिंग की अगर हम बात करें तो सैम्पलिंग में वर्ड यूज कराता है एस्टिमेशन। कोरिलेशन में वर्ड यूज
यूज किया जाता है प्रेडिक्शन, और टाइम सीरीज में यूज किया जाता है फोरकास्टिंग। ये सारे वर्ड आप लोग थोड़ा सा फेमिलराइज होते जाएंगे। मींस तीनों ही टर्म एक एस्टिमेशन की तरह है, मतलब एस्टिमेट लगाया, एक अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा। अभी जो डेटा अवेलेबल है उस डेटा के अकॉर्डिंग आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सैंपलिंग पढ़ने के बाद जो हम करते हैं वो एस्टिमेशन निकलता है। कोरिलेशन पढ़ने के बाद जो हम सीखते हैं वो प्रेडिक्शन के लिए के नाम से जानते हैं। टाइम सीरीज पढ़ने के बाद इन्हीं वर्ड को हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। यानी आपने सुना होगा जो वेदर वगैरह की जो अनाउंसमेंट होती है उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो टाइम सीरीज बेस्ड होते हैं। टाइम सीरीज के बेस पर वो लोग रिजल्ट निकाल के एक एस्टिमेट देते हैं जिसको हम लोग टेक्निकली फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सैंपलिंग की बात है। तो सैंपलिंग में अगर बात करें तो दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, आर्टिकल, नंबर ऑफ ह्यूमन, नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, आउट ऑफ दीज कुछ भी आप निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए पॉपुलेशन है, इसमें से आपने खूब सारे लोग थे, यहाँ पर लोग हैं, आइटम है, कोई इवेंट हुई खूब सारी। ठीक है, इस इवेंट में से कुछ आपने निकाल ली, ये ले ली, ये ले ली, और ये वाली, और एक ये वाली ले ली। तो जब हम उस पॉपुलेशन में से कोई चीज निकालते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? वो सैंपल कहलाती है, सैंपल। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, ये तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स पे बात करी। अगर हम बात करें कि एक नदी बह रही है, उसमें से हमें देखना है, पानी की क्वालिटी चेक करनी है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? किसी भी पॉइंट पे जाके वहां से पानी भरेंगे, उसको टेस्ट करेंगे लैब में। ठीक है, तो वो बहता हुआ पानी था। ऐसे ही कुछ ऐसे सैंपल होते हैं जो प्रोपोर्शन बेस्ड होते हैं। प्रोपोर्शन बेस्ड में कि उसमें दो ही ऑप्शन होते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग ड्रिंक करते हैं, कितने लोग नहीं करते हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने नॉन ग्रेजुएट हैं। तो ये जो आंसर्स मिल रहे हैं हमें दो ऑप्शन वाले, वो प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट में काम करते हैं। क्या कहते हैं? प्रपोर्शन। ये सारे वर्ड आपके सामने थ्योरी में आते जाएंगे। ठीक है, सैंपल में बोला आउट ऑफ दीज कुछ निकाले, और सैंपल में स्टैटिस्टिक्स होती है। यानी सैंपल से क्या निकाल रहे हैं? मान लिया आपने 20 लोगों को खड़ा किया 2000 लोगों में से, उनसे उनकी हाइट पूछी, तो किसी एंगल से होता है सैंपल, किसी एंगल से, किस एंगल से हम सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, सैंपल के नंबर को बोलते हैं एन, पॉपुलेशन के नंबर को बोलते हैं कैपिटल एन। सैंपल के मीन को बोलते हैं एक्स बार, पॉपुलेशन के मीन को बोलते हैं म्यू। सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं स्मॉल एस, और पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को बोलते हैं सिग्मा। तो ये जो तीन सिंबल हैं, इन सिंबल को हम लोग, यहां पर है नंबर एन, ये है मीन, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स अगर कभी भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में ये सिंबल दिए हुए हों, अगर ये सिंबल दिए हुए हैं तो दे आर टॉकिंग अबाउट सैंपल, अगर ये सिंबल दिए हुए हैं टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन। और इसके जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले में अल्फाबेट किस स्टाइल में लिखा हुआ उसी स्टाइल से आप यूज करें। ठीक है, तो एक बेसिक चीज हमने बता दी कि पॉपुलेशन का मतलब केवल जनसंख्या नहीं है, पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स एज ए होल, और एज ए होल में से आपने जो सैंपल लिए। अब पॉपुलेशन में से
सैंपल एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। जैसे एक एक सैंपलर आया, उसने ये सैंपल ले लिए, दूसरे को भेजा, ठीक है, उसने क्या ले लिया, एक इसको ले लिया, एक इसको ले लिया, और एक इसको ले लिया, और एक जो है इसको ले लिया। तो दिस इज ऑल्सो सैंपल, बट ये सैंपल 1, ये सैंपल 2। यहां पर सैंपल क्या हो गए, 2 सैंपल हो गए। ऐसे ही नंबर ऑफ सैंपल हो सकते हैं। हर सैंपल से कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। उन रिजल्ट का यूज हम लोग पूरी पॉपुलेशन को इन्फेयर करने के लिए, उसमें उसके लिए उससे इन्फेरेंस निकालते हैं कि पॉपुलेशन में क्या होगा। जैसे यहाँ पे 2000 लोग हैं, सपोज कीजिए इस पॉपुलेशन में 2000 लोग हैं। आपने 30-30 के 2 सैंपल उठा लिए और दोनों से क्या निकाला, हाइट निकाली। तो इन 4 या 30 लोगों से पूछा, उनकी हाइट नापी, एवरेज निकाला, 176 सेंटीमीटर आई। इससे निकाला 172 सेंटीमीटर आई। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा डिफरेंस आ सकता है पहले या नहीं, आप बताओ। क्या ये डिफरेंस आ सकता है? अभी आप लोग बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। बोलिए। अच्छा, एक काम करिए, सब लोग जो है अपने चैट को खोल के इसमें यस लिख दीजिए बस। तो मुझे पता लगेगा कि कितने लोग जो हैं इस चीज को देख रहे हैं। कई बार क्या होता है, बैंक से ऑनलाइन ट्रेनिंग, यूट्यूब में शिवम रॉय हैं, वो कह रहे हैं यस सर, लेकिन जो वैसे जो देख रहे हैं वो लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। जब बैंक की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, सबको अटेंड करनी होती है, तो सब लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेनिंग को ऑन कर देते हैं और अपना कोई ना कोई काम करते रहते हैं, है ना। तो जो है कई सारे लोगों ने जो है यस कह दिया। जिन्होंने यस नहीं किया, इसका मतलब वो बात को नहीं सुन रहे। चलो, गुड, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि एक सैंपल से मेरा मीन आ रहा है 176, दूसरे सैंपल से आ रहा है 172। ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है जो सैंपल लेने वाला है वो कितना स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और सैंपलिंग की टेक्निक को अच्छी तरह जानता है। अगर वो गया, 20,000 लोगों में से कोने में से 20 लोग खड़े थे, उनसे सैंपल लेके चला आया, तो गलत है। दूसरा गया, उसने क्या करे, चारों कोने से 10-10 लोग उठाए, तो वो एक तरीका सही हो सकता है। बट इन दोनों में से भी बेस्ट तरीका वो होगा कि जब सैंपल लिया जाए, जैसे मान लिया 50 लोग एक जगह खड़े हैं जिनकी हाइट लगभग इक्वल है, आपने एक उसमें से ले लिया। 20 लोग कोने में खड़े हैं जिनकी हाइट बहुत लंबी है, उसमें से एक को ले लिया, ठीक है। तो ये जो सैंपलर टेक्निक होती है, सैंपल लेने वाले की इसकी समझ होती है, वो कितना अच्छा सैंपल लेके आ रहा है। अब हमें 2000 लोगों की हाइट निकालने के लिए या तो हम 2000 लोगों की हाइट निकालें और डिवाइडेड बाई, सबको जोड़ के 2000 से डिवाइड करें, तो हमारी एवरेज हाइट आएगी। लेकिन सैंपलिंग टेक्निक क्या कहती है कि हमें 2000 लोगों तक नहीं जाना पड़े, हमें कुछ लोगों का सैंपल लेके ही ये मालूम हो जाए कि ये सारे लोगों की एवरेज हाइट क्या है। तो उसने 30 लोगों का निकाला, इसका आया 176, इसका आया 172, ठीक है। तो आप इस सैंपल से भी आगे बढ़ सकते हैं
इस सैंपल से भी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, या दोनों ही सैंपल का अगेन क्या निकाल लें, फिर एवरेज निकाल लें, यानी 176 और 172 का भी एवरेज निकाल लें, 174 आएगा, तो वो आप मान लें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंपल से हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकालते हैं, और जिसको हम एस्टिमेशन भी कह लेते हैं, कि हमने एस्टिमेट किया है कि भैया जो है कि हमारा सैंपल ये कह रहा है कि इन लोगों में से इन लोगों की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है, 174, ठीक है। फिर यहाँ पर बात आती है कि सैंपल कितने तरह के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपल कितने तरह के हो। तो ये तो मैंने थोड़ा ब्रीफिंग आपको कर दी, सैंपल क्या है, और ये भी मैंने आपको बता दिया क्या, कि जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर, सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ये कई बार मैंने बोल दिया, इसको याद रखना। और साइज एन, स्मॉल एन, मीन म्यू, और मीन यहाँ पर एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर स्मॉल एस, और यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर है सिग्मा, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल एस है, ठीक है। तो ये जो है सिंबल हैं स्टैटिस्टिक्स नोटेशन के, और इनकी डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें कौन सा सिंबल यूज, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन जो है टाइप ऑफ सैंपलिंग का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूछा जाता है कितने तरह की सैंपलिंग होती है। देखो, सैंपलिंग बेसिकली बात करेंगे तो दो तरह की होती है। सैंपलिंग कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है, और पहली होती है जजमेंटल, और दूसरी होती है नॉन जजमेंटल। और नॉन जजमेंटल को ही हम लोग कौन सी बोलते हैं, रैंडम बोलते हैं। आपसे मेरा सबसे सवाल है कि कौन सी सैंपलिंग अच्छी होती है, रैंडम जजमेंटल वाली, अच्छी होती है या नॉन जजमेंटल? नॉन जजमेंटल। ऑन जजमेंटल। नॉन जजमेंटल अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, और आप रैंडम है, रैंडम जितना होंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी अच्छी आएगी। रैंडम, कहीं से भी कोई उठा लिया, तो कहीं से भी कोई का मतलब हर एक के उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के चांसेस हो गए। क्लास में कोई एजुकेशन ऑफिसर आता है, तो वो क्या करता है, सबसे आगे वाली लाइन जो होती है उनसे पूछ लेता है। कई बार वो बहुत तेज होता है, तो टीचर उससे भी तेज होते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ होशियार बच्चे आगे बैठाते हैं, और कुछ होशियार बच्चे कहाँ बैठाते हैं, सबसे पीछे। तो वो पीछे से पूछता है तो दो तीन से पूछता है, तो उसमें भी होशियार निकल आते हैं, तो पूरी क्लास के बारे में एक आइडिया लगा लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका सैंपल लेने वाला और होशियार हो, तो क्या करेगा, हर लाइन से एक बच्चे से पूछेगा। तो अगर वो हर लाइन से एक बच्चे से पूछ रहा है, तो उसकी रैंडम क्वालिटी बहुत अच्छी है। और अगर वो सिर्फ पहले वाले से और लास्ट वाले से पूछ रहा है, तो वो रैंडम नहीं है, एक तरह से प्री डिटरमिन है, प्री ऑक्युपाइड है, बायस्ड है, कि सबसे आगे से पूछ रहा है और सबसे पीछे से पूछ रहा है। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सैंपलिंग दो तरह की होती है, कौन कौन सी, रैंडम, जजमेंटल, और दूसरा नॉन जजमेंटल, जिसको हम लोग टेक्निकली क्या जानते हैं, रैंडम। यही रैंडम सैंपलिंग प्रोबेबल सैंपलिंग भी कहलाती है। यही रैंडम सैंपल प्रोबेबल सैंपलिंग भी कहलाती है, ठीक है। प्रोबेबल और रैंडम, ठीक है। तो ये तीन नाम जो हैं एक ही के हैं, और बाकी है जजमेंटल। जजमेंटल में क्या होता है, आपने कोई अपना हिसाब किताब बना लिया कि अरे जाओ, इतने दूर कहाँ जाओगे, पहले वाले मोहल्ले से ही पूछ के चले जाओ, ठीक है, तो वो रैंडम नहीं। तो दो तरह की हो गई। यहाँ देखिएगा, नॉन रैंडम को नाम दिया जजमेंटल सैंपलिंग, ठीक है, और दूसरी है रैंडम सैंपलिंग, जिसको हम कौन सी सैंपलिंग भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं। दो तरीके हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है
ऑल आइटम के बीइंग चूजन जो चांस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके सबके चांस होते हैं कि सबको वहां पर भी उसमें उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अगला वर्ड आता है बायस सैंपलिंग। बायस सैंपल, ऐसे सैंपल जो बायस्ड होते हैं। बायस मतलब जो बंदा वहां सैंपल ले रहा है उसके मन में पहले से कोई एक ऐसी बात है उस स्टडी से रिलेटेड जो ऑक्युपाइड है, तो बायस सैंपलिंग। ठीक है, बायस सैंपलिंग का मतलब हो गया कि अगर कोई मेले में गया और उससे बोला जाए कि मेले में जितने लोग हैं सबके ऑक्सीजन लेवल चेक करके आओ, अब उसे बच्चों से ज्यादा लगाव है, तो वो क्या 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 करा उसने, जहां जहां बच्चे बच्चे दिखे उन्हीं बच्चों की ऑक्सीजन लेवल चेक करके चलाया। तो ये बायसनेस है, यानी उसके मन में किसी चीज के प्रति पहले से कोई लगाव है, और वो जब सैंपल लेने जाएगा तो उसका झुकाव जो होगा वही होगा। जैसे एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है कि जो वुमेन्स बिल है, वुमेन बिल्स में जब पार्लियामेंट में लेडी से पूछा गया तो उन्होंने सिंपल बोला कि क्या बोला, 95% इन फेवर ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन इन पार्लियामेंट। क्यों? बायसनेस थी। ऐसे ही एफडीआई के बारे में पूछा गया प्रिंट मीडिया में, तो प्रिंट मीडिया ने बोला, क्या बोला कि इन इंडिया एंड रिपोर्ट दैट द मेजोरिटी इज नॉट इन द फेवर ऑफ एफडीआई इन प्रिंट मीडिया। तो उन्होंने कहा, इंडियन जो इसमें थे पत्रकारिता में लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, इंडिया में नहीं आना चाहिए, प्रिंट मीडिया में एफडीआई नहीं आना चाहिए। क्यों? उनकी जो यहाँ पकड़ थी वो खत्म हो जाएगी, बाहर के लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बायसनेस का एग्जाम्पल है कि कोई किसी के लिए झुका हुआ है या कोई किसी के विरोध में, दोनों बातें हैं। ठीक है, अब बात आती है रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग आपका आने वाला एग्जाम में एक पक्का क्वेश्चन है, हर बार आता है। जो लोगों ने जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ वो जरा बताएं कि जिन्होंने एग्जाम दिया था वो बताएं कि कौन सा क्वेश्चन इस सैंपलिंग में से आया था। ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन हल्का सा याद ऐसे इस तरह रहता है। कोई बताएगा? क्लस्टर क्लस्टर आया था सर, और ये क्लस्टर सैंपलिंग पूछा था और सिस्टमैटिक सैंपलिंग पूछा था। स्ट्रैटाफाई भी था। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ पर, और हम कह रहे हैं एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो पूरी बुक में ऐसी कुछ जगह हैं जहां से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर हम उसको मिस करते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए दिक्कत होती है। ठीक है, तो देखिए, सर जो रैंडम सैंपलिंग होते हैं उसमें भी फिर रैंडम सैंपलिंग भी फिर 4 तरह की होती है, 4 टाइप। एक तो होगी प्योरली सिंपल रैंडम, जिसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, गए 10 जगह से कुछ उठाया और उसके रिजल्ट को सप्लाई कर दिया गया। ठीक है, दूसरी होती सिंपल रैंडम में तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कहीं से, बस कुछ भी गए और सबसे पूछा। तो उसने कहा, वी हैव 4 टीनेजर्स पार्टिसिपेटिंग टॉक शो, वी वांट ए सैंपल ऑफ 2 टीनेजर एट ए टाइम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द वेब चैट शो होस्ट। तो उसमें क्या हुआ कि 4 लोगों में से, उन्होंने 4 लोग हैं, 4 में से 2 से पूछना है मान लिया, तो उन्होंने 4 लोग हैं, किसी भी 2 से पूछना है। पहले क्या करा उन्होंने, एक ग्रुप तो ये बना दिया भाई इन 2 से पूछना है, दूसरा ग्रुप बना दिया ये, तीसरा ग्रुप बना दिया ए और डी का, चौथा ग्रुप है बी और सी, ये, फिर क्या है बी और डी, फिर क्या है सी और डी। तो 4 लोगों में से किन्हीं 2 को उठाना है, तो सिंपल रैंडम में ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, ये 2 हो सकते हैं, या इनमें से कोई भी 2 हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आउट ऑफ 4 जब 2 पिक करते हैं तो हमारे पास कैसे कितने सैंपल बनते हैं, 6। कितने सैंपल बनते हैं? 6 सैंपल बनते हैं। ठीक है, तो 6 सैंपल के हिसाब से तो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग दिस सैंपल ऑफ 2 पीपल इज द सेम एज अबव। अब क्या हुआ यहाँ पे देखो कि यहाँ पर
ये पूरे 6 हो गए, तो 6 चांस हैं हमारे पास टोटल अवेलेबिलिटी 6 है, 6 में से इसके आने के चांस एक बार है, तो 1/6। तो ए बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें होता क्या है, टोटल प्रोबेबल जो होता है वो नीचे होता है, ठीक है, और उसके चूज होने के चांस ऊपर होते हैं। तो इन सब ग्रुप की अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी देखा जाए तो कितनी है, 1/6। और प्रोबेबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट और होता है कि सारी प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो कितना आएगा आंसर, जो आपका प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग। तो सारी प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करोगे तो अगेन उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसने बताया 4 लोग हैं, 4 में से 2-2 को चूज करना है, 2-2 को चूज करेंगे तो अलग अलग चूज करने में 6 ग्रुप बनेंगे। और इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी में भी ये काम आएगा, एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम कि ये जो बना कैसे बना, देखो 6n सॉरी 4nr 4n2 आउट ऑफ 4 2 सिलेक्ट होने, तो 4 का मतलब 4 3 2 1 अपॉन, अब दूसरा क्या है, अपॉन में आता फैक्टोरियल फैक्टोरियल आर, आर हमने बताया जो नीचे वाला होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे वाला कितना है 2, तो 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आएगा माइनस क्या, n माइनस आर, एन माइनस आर का मतलब 4 - 2, 4 - 2 करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2:1, तो 2:1 2:1 कट गया, 2 से काटा तो 2 कितना आ गया, 3 × 2 = 6, तो कितने सैंपल टोटल हो गए, तो ये जो 6 आया है, ये 6 चेक करने के लिए है कि हाँ इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं बनेगा इसका, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल तो जो था प्योर रैंडम का था, ठीक है, प्योर रैंडम में। अब एक बात और इसने बोली है कि जितने भी ये 6 सैंपल आए उसमें ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो 6 सैंपल आए हैं इसमें ए की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ए का नाम आए, तो यहां देख रहे हैं हम कि ए का नाम कितनी जगह आया है, देखो यहाँ पे 3 जगह, टोटल चांस कितने हैं 6, तो ए की प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, तो कितनी हो जाएगी ए की प्रोबेबिलिटी 1/2। ऐसे ही बी की भी, ऐसे सी की भी, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सिंगल सिंगल देखेंगे तो कितनी है 1/2, ठीक है। और ये जो रैंडम सैंपलिंग होती है इसमें एक बात और है कि एक सैंपलिंग होती है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट और दूसरी होती है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट, दोनों तरह की डिफरेंट सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट, और ये आप मुझे बता सकते हैं कि प्लेइंग कार्ड में इनमें से कौन सी वाली सैंपलिंग यूज होती है, दोनों होती है सर। बिल्कुल ठीक आंसर, दोनों हो, ठीक है। सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट भी होती है और विद रिप्लेसमेंट भी होती है। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जब आपके पास यहाँ पर कुछ लोग थे, ठीक है, आपने से उसमें 2 पिक किए और इन 2 को पिक करने के बाद बाहर कर दिया, तो अगला वाला जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस में से चेक होगी, 3 में से, ठीक है। अब यही केस एक और देखो कि हमारे पास ये जो 5 लोग थे, इसमें क्या किया हमने, इन 5 लोगों में से क्या किया हमने, 2 को निकाला, 2 को निकाला और देखा, और अगेन इन 2 को फिर यहीं डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये एग्जांपल है सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट का, और ये एग्जांपल है सैंपलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर आप प्लेइंग कार्ड में से कुछ
चूज करके बाहर रखते जाते हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट है, और चूज करने के बाद देखने के बाद दोबारा उसमें प्लेइंग में सफल करते हैं तो वो जो है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि रैंडम सैम्पलिंग कैसे करें। रैंडम सैम्पलिंग कैसे करें, ये बहुत अच्छा एक उन्होंने वो दिया हुआ एग्जांपल। इसमें इन्होंने क्या करा है कि 100 एम्प्लॉय हैं किसी कंपनी के, और उन्होंने कहा कि उनको रैंडमली चूज करना है सैंपल ऑफ 10 का, और उनका इंटरव्यू लेना है। 100 में से कितने का लेना है? 10 का इंटरव्यू लेना है। तो उन्होंने क्या करा, नेम ऑफ ईच एम्प्लॉय ऑन ए स्लिप ऑफ पेपर, सबका नाम लिख दो और डिपॉजिट द स्लिप इन ए बॉक्स में रख दो, और मिक्सिंग करके कितने सैंपल निकाल लो? 10 निकाल लो। ठीक है, जिसका भी 10 आ जाए तो आर आवर रैंडम सैंपल। बहुत सिंपल है, जैसे हम बता रहे थे कि सबके, जब हमने बॉक्स में रखा तो सबके चांस है कि कोई आ जाए। अब आए कोई भी, लेकिन चांस तो था उसका आने का। तो यहाँ पर क्या करा, 10 स्लिप हमने निकाली तो हमारे लिए क्या हो गया, एक रैंडम सैंपल का एग्जांपल हो गया, हमने कोई बायसनेस नहीं रखी। ठीक है, दूसरे में, दिस मेथड ऑफ ड्राइंग सैंपल वर्क वेल विद स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल बट प्रेजेंट्स प्रॉब्लम विद। तो ये अगर बात करी जाए कि ये वाला मेथड किन के लिए अच्छा काम करता है, जो स्मॉल ग्रुप के पीपल होते हैं उनके लिए अच्छा काम करता है। ऑल्सो एड टू दिस द प्रॉब्लम ऑफ स्लिप्स ऑफ पेपर नॉट बीइंग मिक्स वेल। तो अगर आपने पेपरों को ढंग से मिक्स नहीं किया तो हो सकता है कि किसी के आने के चांस ना हो जो सबसे नीचे दबा रह जाए। तो जब भी आपको पिक करना है तो उसको मिक्सिंग इस तरह हो कि किसी के भी चांस रहे आने के। ठीक है, अब यहां बोलता है कि यही चीज हम लोग, वी कैन ऑल्सो सेलेक्ट ए रैंडम सैंपल बाय यूजिंग रैंडम नंबर। हम क्या करें, कुछ नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं पहले से ही। क्या कहता है, दीज नंबर कैन बी जनरेटेड आइदर बाय कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो या तो हमारे पास एक कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम बना हो, जब भी हम सैंपल लेने जाएं तो हमारा मन काम ना करे वहां पे, वो कहेगी पहला उठाओ, 40 उठाओ, 64 उठाओ और 89 उठाओ। हमने उठा लिए। फिर दूसरी बार बोलता है 69 उठाओ, 90 उठाओ, 92 और 93 उठाओ, अलग उठाओ। तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, मशीन डिफरेंट नंबर को हमें सजेस्ट करेगी और हम उसी नंबर के सैंपल को उठा लेंगे। या हम एक टेबल बना लें। पहला तो बोलता है कि कंप्यूटर का प्रोग्राम हो वो बताए हमें कि इस नंबर के उठा लो, तो हम उठा लें। दूसरा बोलता है वो, बाय ए टेबल ऑफ रैंडम, द टेबल बिलो सोन सम रैंडम डिजिट। अब उस टेबल में कुछ रैंडम डिजिट्स हैं। दीज नंबर्स हैव बीन जनरेटेड बाय कंप्लीटिंग। एक कंप्यूटर ने ये प्रोसेस से हमें 100 नंबर दे दिए। कंप्यूटर ने कहा आप कोई भी 100 नंबर इसमें से, उसने जनरेट किया और हमने उसकी लिस्ट बना दी। ठीक है, probability that one digit from 0 to 9 will appear in the same each digit। मतलब वो कहता है कि यहाँ पर भी क्या हो सकता है, 0 से 9 आ सकता है, यहाँ पर भी हर प्लेस पे 0 से 9 आ सकता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, probability of one sequence of digits occurring in the same as for any other sequence in the same length। तो कहता है कि इस जो probability है इस सीक्वेंस ऑफ डिजिट की, कहीं पर भी कुछ भी आ सकता। तो उन्होंने क्या करा, मशीन से कितने नंबर जनरेट करा लिए, 100 नंबर जनरेट करा लिए। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करें इस टेबल का, कहता है वी असाइन ईच एम्प्लॉय ए नंबर फ्रॉम 0। तो उन्होंने जो लिस्ट बनी थी, लिस्ट में 00 से लेकर के क्या करा, 99 तक नंबर लिख दिए सबके। जैसे राम सिंह है उसका 00, श्याम सिंह है उसका 1, इस तरह करके हमने कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या करा आपने, कंसोल उठाई, pick a systematic method of selecting 2-digit number like the first 2 digit, so we have 15, 09 and so on। तो अब इसने क्या करा, 15, 09 ऐसे करके। तो क्या करेंगे वो, 10 लोगों को इनमें से इन नंबरों वाले उठा लेंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या किया,
जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो उन्होंने वो कर ली। तो उसने कहा वी हैव 59 until we get our 10 नंबर। कोई से भी 10 नंबर उन्होंने वहां से उठा लिए। तो जिसका नंबर 15 है उसको बुला लिया उन्होंने, जिसका नंबर 9 है चेस्ट में लगा वो उठा लिया, 41, 63 कोई भी उठा लिया उन्होंने, कोई भी 6 नंबर उन्होंने 5 नंबर उठा लिए, ठीक है, वो उनका सैंपल होगा। ठीक है, दूसरा आता है सिस्टमेटिक सैंपल। तो रैंडम सैंपलिंग में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सबके आने के चांस बिल्कुल बराबर है। दूसरा आता है सिस्टमेटिक। अब जैसा कि इसका नाम है सिस्टमेटिक, मींस कोई एक छोटा सा सिस्टम लगा दिया, ठीक है। क्या सिस्टम लगाया? सिस्टम लगाना मेजर्ड इन टाइम, ऑर्डर और स्पेस, यानी ये ध्यान में रखते हुए सैंपल पिक किया, पॉपुलेशन में से इस चीज को ध्यान में रखते हुए। जैसे उसने कहा इंटरव्यू एवरी 20th स्टूडेंट, ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल किसका हो गया? ऑर्डर का, ठीक है। और random starting point from first 20 names in the student direct dictionary and then pick 20th name after that। तो उसने क्या करा, 20th स्टूडेंट यानी 20 नंबर लिए लोगों का, उसमें से लास्ट वाले का ले लिया, फिर अगले 20 बुलाए उसमें से, ऐसे करके। तो ये तो ऑर्डर है। ऐसे ही स्पेस, स्पेस में होता है कि आपने घरों का सर्वे करना है, तो हर 2 किलोमीटर में जो घर मिल रहा है वहां आप सर्वे कर रहे हैं, हर 2 किलोमीटर में जो घर मिल रहा है वहां आप सर्वे कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक सैंपलिंग डिफर फ्रॉम द सिंपल रैंडम सैंपलिंग। क्यों? क्योंकि उसमें तो सबके चांसेस थे कि किसी को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें उनके चांसेस हट गए जो 20 नंबर पे नहीं है। अब मान लिया ऐसे एक लाइन में खड़े हुए लोग, ठीक है, आपने कहा हर 20वें का ले लो, पता लगा 20वें का नंबर ये आया, फिर उसके बाद 20वें का यहाँ कहीं आएगा, तो ये जो बीच वाले लोग हैं इनके चुने जाने के चांसेस क्या हो गए? खत्म, ठीक है। तो ये कहता है ये थोड़ा सा अलग होती है, बट ईच सैंपल डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। तो इसने बोला कि यहाँ पर, उसने पहले तो ये बोला हुआ है कि सबको जो सिस्टमेटिक में होता है, सिस्टमेटिक में तो बोला उसने कि डिफर करती है सिंपल रैंडम से। सिंपल रैंडम में सबके चुने के चांसेस होते हैं, बट ईच सैंपल डज नॉट हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, यानी हर सैंपल में उनका वो बंदा चुने ये जरूरी नहीं है, बट जो लोग चुने जाएंगे उनके चुने जाने के चांसेस पूरे हैं, ठीक है। दिस वुड हैव बीन द केस इफ in our earlier example we had assigned the number 0 to 999 in our employee, then began to choose our sample of 10 by picking every 10th number। अब जो सिंपल रैंडम था, हमारे 100 एम्प्लॉय थे, तो आपने कहा जो भी 11वें नंबर लाइन में लगा हुआ है, जो भी लाइन में 11वां नंबर है, 21वां नंबर है या 31वां नंबर है, कोई भी वो जो उनका नंबर है उसी नंबर के बंदे को उठा करके सैंपलिंग की जाएगी, ठीक है। Systematic sampling, there is probability of introducing an error of sampling process. The system chosen may cause a problem। मतलब आप तरीका कौन सा लगा रहे हैं? आपने कहा जी हर 50 मीटर पे पूछूंगा मैं, आपने कहा हर 10 मीटर में पूछूंगा, इन दोनों फर्क हो जाता है। अगर आपकी घनी आबादी है तो आप 10 मीटर वाला ऑप्ट करेंगे, अगर आपकी आबादी दूर दूर है तो आप 50 मीटर वाला ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग इसकी वो है, यूज है, ठीक है। If you want to check the chances of people eating out different days of the week, अब कई बार क्या होता है कि जब हम सिस्टमेटिक सैंपलिंग की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करा कि हम मार्केट में ये देखना चाहते हैं किस दिन लोग घर से खाना खाने बाहर ज्यादा निकलते हैं। अगर मैं आपको ये टास्क दूं
तो क्या आप इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाओगे या सिस्टमेटिक लगाओगे? बोलो। मुझे ये पता करना है, शहर में जो लोग बाहर निकल के खाना खा रहे हैं, तो वो 1 महीने में कितना पैसा बाहर के खाने में खर्च करते हैं, ये आइडिया लगाना है। सिस्टमैटिक सैंपलिंग होगा। और सिस्टमेटिक में क्या सिस्टमेटिक होगा देखेंगे सर, हम? डेली मॉनिटर करेंगे तब मालूम चलेगा। हाँ, सिस्टमेटिक में क्या सिस्टम लगाएंगे आप? उसको मतलब पर डे मॉनिटर करना पड़ेगा। नहीं, अगर आप पर डे कर रहे हैं तो वो रैंडम में आ जाएगा। आप एक कॉमन सेंस ये लगाएंगे कि खाना खाने वाले लोग अधिकतर वीकडेज में ही बाहर आते हैं, यानी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को। तो आप क्या करेंगे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे को ही जाके ज्यादा लोगों से पूछताछ करेंगे, क्योंकि उसी दिन आपको असली आइडिया लगेगा। तो आपने क्या करा, सिस्टमेटिक सैंपलिंग में एक गैप तय कर लिया कि इतने दिनों बाद जाके देखें। ठीक है। There is higher likelihood of Friday as it is beginning of the weekend, we get a higher result। और यहाँ पर हमको फ्राइडे को हायर रिजल्ट मिले। ठीक है। और सिस्टमेटिक सैंपलिंग के कुछ एडवांटेज हैं। क्या है? इवन दो सिस्टम मे बी inappropriate when the element lie in a sequential pattern, this method may require less time and sometimes result is lower cost than simple। तो क्योंकि अगर आपने पहले से कुछ ऐसी चीज तय कर ली है तो उससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल सकते हैं। किससे? सिस्टमेटिक सैंपल। ठीक है। अब एग्जाम की बात अगर करते हैं तो ये स्ट्रैटाफाइड और क्लस्टर में से हमेशा एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। जैसे आपने क्या करा, LIG, MIG और HIG के फ्लैट है। ठीक है। और एक एक उसमें 50 प्लस फ्लैट है, 50-50 फ्लैट है। आपसे कहा सैंपल लाने को, और सैंपल कहा आपसे लाने को एवरेज एजुकेशन ऑफ सिटी मांगा आपसे। केवल इनके अंदर अंदर नहीं मांगा, उन्होंने कहा पूरे शहर में जाओ और एक सैंपल लेके आओ कि लोगों ने एवरेज एजुकेशन क्या है। तो इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या करे कि LIG में जाए पूछ के आए, MIG में जाए पूछ के आए और HIG में पूछ के आए। बट ये पूछेगा किन लोगों से? तो जो स्ट्रैटाफाइड है और क्लस्टर, ये यहाँ पे समझना आप। ठीक है। अगर वो यहाँ से 5 लोगों से पूछ के आ गया, यहाँ से भी 5 लोगों से पूछ के आ गया, यहाँ से भी 5 लोगों से पूछ के आ गया, यानी S1, S2 और S3। आपको बताना है जो तीनों सैंपल बनाए हैं हमने, ये स्ट्राटा सैंपल हैं या क्लस्टर सैंपल? क्लस्टर। हमने पूछा है एवरेज एजुकेशन ऑफ द सिटी। हम इन 50 मकानों में से 10 लोगों से पूछ के आए, इसमें से भी 10 लोगों से पूछ के आए, और इसमें से भी 10 लोगों तक पूछ के आए। ठीक है। ये जो जिनसे पूछ के आए
इनकी आपस में क्वालिफिकेशन मिलती जुलती होगी या नहीं होगी? इनकी आपस में क्वालिफिकेशन, जो अंदर अंदर लोग हैं 50 लोग, बोलो। मिलती जुलती होगी। हम्म ये जो लोग हैं इनकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट एक सी होगी। इनकी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट एक सी होगी। जैसे LIG में, LIG का ग्रुप है, तो LIG में हो सकता है इलिटरेट हो, और या इलिटरेट के अलावा आपके 5th 8th 10th तक हो। फिर MIG में गए, MIG में अधिकतर लोग ग्रेजुएशन मिले। HIG में गए तो PG प्लस PhD मिले। क्या ऐसा हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ? बोलिए। बोलिए, ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर। हो सकता है। तो अगर इनके बीच की क्वालिफिकेशन एक सी आ रही है तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस। इनके अंदर वालों की भी जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी? होमोजीनियस होगी। इनके अंदर वालों की भी जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी? होमोजीनियस। ये बात मानते नहीं मानते? यानी आप जब ग्रुप उठा रहे, वो ग्रुप अंदर अंदर अगर सिमिलर क्वालिटी लिए हुए है तो वो होमोजीनियस है और स्ट्राटा भी है। ऐसा ग्रुप जो उठाया आपने सैंपल के तौर पे, उसके अंदर के रिजल्ट एक से आए। फिर दूसरी जगह से रिजल्ट उठाया, उसके अंदर एक से आए। फिर तीसरी जगह से उठाया, तीसरी जगह के भी रिजल्ट एक से आए। तो ये होमोजीनियस होता है। और इस वाली रैंडम सैंपलिंग को कौन सी सैंपलिंग बोलते हैं? स्ट्राटाफाइड सैंपलिंग। ठीक है। और इसमें जो ग्रुप उठा रहे हैं उनकी आपस में जो क्वालिटी है या जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हैं? सेम है। ठीक है। अब हमें फर्दर स्टडी करनी है। हम तीनों से सैंपल ले आए, इन तीनों को मिक्स करा। जब हम इन तीनों को मिक्स करेंगे और स्टडी करेंगे तो ये तीनों ग्रुप आपस में बीच में कैसे हैं? कैसे हैं? आपस में कैसे हैं? अंदर अंदर तो ये सेम है। अगर मैं इन दोनों ग्रुप को मिला करके इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की स्टडी करूंगा तो क्या कहलाएगा? बोलो। हेट्रोजीनियस। जरा एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो आपस में ये जो ग्रुप हैं इनकी क्वालिटी कैसी है? अभी से जो आपकी कोर्स की शुरुआत है, यही नवंबर और दिसंबर में जाके हमको कुछ रिजल्ट देगी। इन्वॉल्व होइए, कोशिश करिए समझने की चीजों को। ये आपस में हेट्रोजीनियस होंगे लेकिन विद इन होमोजीनियस हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग स्ट्राटा बोलते हैं, जो अपने आप अंदर अंदर में तो एक से करेक्टरिस्टिक्स लिए हुए हैं, बट दो स्ट्राटा S1 और S2 या S2 और S3 आपस में कैसे हैं? अलग अलग।
ठीक है, अगर दो स्टार्टा हैं आपस में लिए हुए तो कैसे हैं वो अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पर ये है डिफरेंस बिटवीन स्टार्टा एंड क्लस्टर में। अब क्लस्टर वाला काम कैसे होगा इसको समझना आपको, देखिएगा ध्यान से। यही सैंपल लेने वाला बंदा अगर इस तरह सैंपल लेता, कैसे लेता कि शुरू के जो घर हैं उनको एक ग्रुप बना लेता है, बीच के जो घर हैं उनको एक ग्रुप बनाता, और लास्ट के जो घर हैं उनको एक ग्रुप बनाता। उस कंडीशन में ये क्लस्टर बन जाते। उस कंडीशन में क्या बन जाते? क्लस्टर। क्यों? क्योंकि इसके जो क्लस्टर के लोग हैं अंदर वाले वो अब होमोजीनियस नहीं है। कैसे भाई? यहाँ पे हाई स्कूल भी है, ग्रेजुएट भी है और पीएचडी भी है। ठीक है, तो जो C1 होता है, C1 का अगर हम एग्जांपल देखें तो C1, C2 और C3, ये जो C1 है ये अंदर अंदर कैसा है? अंदर अंदर कैसा है? हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस है। ये जो तीनों ग्रुप हैं अंदर अंदर कैसे हैं? हेट्रो है। बट जब आपस में रिलेट किए जाएंगे, जब ये आपस में रिलेट किए जाएंगे तो ये होमोजीनियस हैं। क्यों? क्योंकि पहले ग्रुप में भी हाई स्कूल, 12th, ग्रेजुएट, पीएचडी, पीजी सब है, दूसरे वाले भी सब हैं, तीसरे वाले में भी सब हैं। तो अंदर अंदर तो डिफरेंट है, बट आपस में जो क्लस्टर है वो कैसे हैं? होमोजीनियस। वो कैसे हैं? होमोजीनियस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि जो अपना ये वाला ग्रुप है स्टार्टा, अगर चलो और देखो जरा, मैं अगर मिडिल क्लास, अपर क्लास और लोअर मिडिल क्लास इसके अंदर अंदर से कुछ डेटा लेके आऊंगा तो वो डेटा कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा या होमोजीनियस होगा? बोलिए। अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली के वहां गया, सबके वहां, और उनसे कुछ उनकी इनकम के बारे में पूछा तो अधिकतर लोगों की इनकम कैसी आएगी? सेम आएगी या नहीं आएगी? सेम ही आएगी सर। सेम आएगी। इसका मतलब वो कौन सी कैटेगरी वाले हैं? होमोजीनियस। होमोजेनियस। इसकी भी सेम आएगी, इसकी भी। बट जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, यानी इन दोनों के बीच का जो यस। कंपैरिजन है वो कैसा निकल रहा है? हेट्रो निकल रहा है। हेट्रोजीनियस। तो ये स्टार्टा का एग्जांपल है। ठीक है, और इसी तरह दूसरा एग्जांपल क्लस्टर का है, जब उनके आपस में रिलेशन अंदर अंदर तो हेट्रोजीनियस है, लेकिन जब दो ग्रुप को मिला के चेक करते हैं तो सिमिलर आते हैं। A market research team is attempting to determine by average number of television set per household in the large city. बड़े घर में ये देख रहे हैं कि एक घर में कितने टेलीविजन लगे हुए हैं। ठीक है, they could use city map, divide territory block, choose a certain number of block for interviewing every house। तो इन्होंने क्या करा? पूरा सिटी का मैप उठाया, ऐसे ये उठाया और उनको ऐसे ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया। तो कहता वो क्लस्टर है। क्यों? क्योंकि इस सेक्टर में भी हर तरह के लोग हैं, इस सेक्टर में भी, बट वो अंदर अंदर अलग अलग तरह के हैं। तो अलग तरह के हैं C1। फिर दूसरा उठाया, ये भी अलग अलग हर तरह के हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट तरह के हैं। बट जब इन दोनों के रिजल्ट निकालोगे तो पता लगा कि C1 में हाउस होल्ड टीवी आए 2 और C2 में भी कितने आए? 2।
लेकिन C1 के अंदर आपने 4 घर देखे तो किसी में बिल्कुल नहीं है, किसी में 2 टीवी है, किसी में 4 है, किसी में 1 है। ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एग्जाम्पल में भी दे दिया क्या कि बेसिस ऑफ स्टैटिक इन्फरेंस, सिंपल रैंडम। अब यहाँ पर ये तो कंपैरिजन बता दिया इन्होंने जो मैंने बताया था। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ क्या है, उसने कहा सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर, अटेम्प्ट टू अप्रोक्सीमेट सिंपल, मतलब ये किसी भी बड़े डेटा को आखिरकार यहां लाने का प्रयास कर। सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग अगर हम अप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली हम लोग किस तरफ को जाने की कोशिश करते हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को रहने। ठीक है, ऑल आर मेथड्स दैट हैव बीन डेवलप्ड फॉर देयर प्रिसिशन, इकोनॉमी और फिजिकल एज। तो इसने कहा ये जो भी मेथड यूज किए जाते हैं उनके प्रिसिशन एक तरह से बहुत नियर वैल्यू लाना, इकोनॉमी एंड फिजिकल एज। However, as we do problems, we shall assume that the entire sample we are taking about our data based on simple random। तो उसने कहा अधिकतर हम किस पे बात करते हैं, the data based on simple random sampling पे। The process of making statistical inference is based on the principle of random sampling। तो जो भी हम किसी के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस निकालते हैं, इन्फरेंस का मतलब अनुमान निकालते हैं, वो प्रिंसिपल रैंडम सैंपलिंग के पे बेस्ड होती है। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ द रैंडम सैंपलिंग, सेम कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर सैंपल्स विद सम अमेंडमेंट विद आर लेफ्ट बाय बेस्ट लेफ्ट टू द प्रोफेशनल स्टैटिस्टिक्स। तो अगर हम ये करते हैं जो हमारा रैंडम सैंपलिंग वाला काम, तो इससे हमारा जो आई का काम है वो पूरा प्रॉपर होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम इसको यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग आपको एनर्जाइज करने की कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को समझें। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, थोड़ा सा बेसिक रिवीजन हम करेंगे। क्या पढ़ा जरा बताओ। सबसे पहले सैम्पलिंग क्यों ली जाती है, सैम्पलिंग लेने में क्या कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है, सिंबल क्या यूज किए जाते हैं, किस चीज़ को क्या बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने टाइप ऑफ सैम्पलिंग पे आए, विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, फिर रैंडम सैम्पलिंग के 4 टाइप, ये हमने पढ़ा। और थ्योरेटिकल अगर बात करें तो कम से कम 1 मार्क्स जरूर आपका क्या होगा, पक्का होगा, अगर आप इतनी चीज़ों को बढ़िया से जानते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये रिवीजन क्लास है या न्यू शुरू। ये बिल्कुल न्यू शुरू हुआ, कोई रिवीजन क्लास नहीं है। हाँ, जिसने पहले पढ़ रखा है वो इसको रिवीजन की तरह देख सकता है, बट ये पूरी जो है क्लास कैसी है, पूरी क्लास जो है हमारी फ्रेश स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे करके आपको एनर्जाइज करेंगे और ये पेपर और AFM ABFM ये 2 पेपर अभी हम साथ चलाएंगे आपके। ठीक है, ये 2 पेपर हम लोग साथ चलाएंगे। ठीक है, टाइम ABFM कब से हुआ सर? है, ABFM कब से स्टार्ट हुआ सर? ABFM नेक्स्ट वीक से कर देंगे। तो शाम में भी क्लास होगी सर? नहीं अभी नहीं, धीरे धीरे अभी आपको एनर्जाइज कर रहे हैं जरा, 1-2 दिन और थोड़ा करके आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा। लेकिन जैसे हमने आज ये टॉपिक करा है तो इतने पेज आपके बुक के, चाहे 5 पेज कवर हुए, 6 पेज कवर हुए, ये पेज आपके बहुत श्योर शॉर्ट होने हैं। स्ट्रेटेजी ये रखनी है, 3 मॉड्यूल इतनी अच्छी तरीके से करने हैं कि कुछ भी आ जाए वहां से तो आराम से आपका हो जाए। तो ABM में तो ऑलमोस्ट हमारे सभी लोग पास थे, 2-4 लोगों को छोड़ के, जितने भी। नहीं सर, मैं भी पास था सर। हाँ अभी पास हैं। तो अभी मनीष जी आपको कौन कौन सा पेपर रह गया है? सर BFM ABFM और ये मेरी और कौन सा? सॉरी ऑप्शनल से
अच्छा, और रिस्क मैनेजमेंट वाला ना। अच्छा हाँ, हम्म। कई लोग ये पूछ रहे थे कि क्या हम ऑप्शनल चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते इस बार रूलर हैं। लेंगे सर। हाँ, रूरल ले लीजिए। अगर रिस्क यस सर। मैनेजमेंट में इसने इस बार धोखा दे दिया, पिछले बार तक तो पेपर अलग आता था, इस बार हालांकि एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे जी फीडबैक जो मिला है, आया तो पड़ा हुआ ही था उसमें भी। जी। रिस्क मैनेजमेंट में आया तो पड़ा हुआ था, वहां कहीं समवट कोई चीजें रिकॉल नहीं हो पाई, था तो बेसिल नहीं का ही सर, वो पार्ट। जो क्वेश्चन जो था ना, हाँ उसी में कॉम्प्लिकेटेड, आंसर छुपा हुआ था, आंसर उसी कॉम्प्लिकेटेड सर। आंसर उसी में छुपा था। क्वेश्चन मतलब जो हम आंसर जानते थे वही क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन जैसे में ही दिल्ली इज आंसर। द कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ, वही हमारा क्वेश्चन था। व्हाट अच्छा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन नहीं था। अच्छा उसी में फिर ऐड करके कुछ दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा। 20 नंबर तो ऐसे ही चले गए। अच्छा, वो उसने पूछना था कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर नहीं सर, गलत है। जैसे कोई कोई फैक्ट था उसमें, फैक्ट जो था हाँ ना वही क्वेश्चन के रूप में दे, ये फैक्ट है, हाँ उसको पूरा दे दिया। जो जो मतलब हम लोग को संभावना थी कि ये क्वेश्चन में पूछेगा कि इसका हाँ, क्या आंसर होता है, वो फैक्ट में पूरा दे दिया और कुछ हाँ। दूसरा ही चीज पूछ लिया। ये दिक्कत हो गई। चलो, तो जो लोग बदलना चाहते हैं ना, तो रूरल बैंकिंग ले सकते हैं फिर, अगर बनना चाहते हैं तो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर रूरल बैंकिंग भी लोगे तो लापरवाही नहीं करनी है। और जो एग्जाम का जो शेड्यूल है ना, एग्जाम के शेड्यूल में मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। अपना प्रॉपर प्लानिंग करो, आईटी कैसा थॉट रहेगा प्लानिंग सर? करो। आईटी आईटी जिसका आईटी बैकग्राउंड नहीं है वो मत लेना भाई, जिसका बैकग्राउंड नहीं है वो मत लेना। क्योंकि आईटी ऐसा लग रहा है तुम्हें डिजिटल बैंकिंग, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है उसमें, नेटवर्किंग के पूरे वो है उसमें, कॉन्सेप्ट है। अभी साइट इनका शायद हैवी चल रही, क्या होगा। रूलर ठीक है सर, रिस्क नहीं लेंगे। हाँ, सभी का सेंटर में रूलर पास हो गया सर। रूरल वाले सारे पास हो गए। हाँ, तो ठीक है, आप लोग जो है रूरल कर लीजिएगा, जिसको अ, जैसे रिजल्ट रहे इसके ना, ठीक है। बाकी लीगल वाला तो सभी का निकल ही गया है ना, यस सर, यस सर। लीगल तो सभी का निकल ही गया। सर इस बार चलो, बीएफएम निकलवा दीजिए सर। बिल्कुल। आप लोग इस पे देखो, जो लोगों ने जज पहले पढ़ा हुआ है बीएफएम थोड़ा में सा हमको और। 43 आया था सर। कितने आए थे? 3 नंबर तो उसके लिए पूरा देना पड़ेगा ना सर, बीएफएम में हाँ 47। बिल्कुल, पूरा देना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से करेंगे मेहनत कर, ठीक है। चलो, लेकिन इस बार सारा ठीक। करेंगे सर, चारों ग्रुप करेंगे। हाँ हाँ, चलो, ठीक है, चलो, ओके। सर, अच्छा, इस बार एक चीज और है कि जेआईबी का एग्जाम खत्म होने के बाद सर आपको एक समय ज्यादा मिल रहा है। एक रिक्वेस्ट ये है सर कि जैसे हाँ बीएफएम का जो न्यूमेरिकल वाला जो भी पार्ट है, हाँ, उसका कोई जो है वीडियो अगर ऐप में अपलोड करते, जैसे न्यूमेरिकल स्पेशल वो रहता, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से, जो जो तो इस पुराने बार एक काम स्टूडेंट है करेंगे ना, उनको फायदा वैसे रहेगा। तो जो हम एग्जाम में हम कराते हैं ना, एग्जाम में जो रिवीजन कराते हैं वो सिर्फ न्यूमेरिकल का ही कराते हैं आमतौर पर।